शो में साथ देने का शुक्रिया। और अब सवाल और जवाब का सेशन, और इसमें सबसे पहले स्पेन से उम्मे अहमद। सेठी साहब ने अपने एक प्रोग्राम में बहुत पहले ये बात मेंशन की थी कि अमेरिका और इसराइल पहले जो है वो ईरान पे फोकस करेंगे 2026-27 तक, और पहले वो ईरान को हर तरीके से कैप्चर करने की, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक करने की और सब कुछ करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद वो पाकिस्तान पे फोकस करेंगे। तो अभी जो डोनाल्ड ट्रंप के मुख्तलिफ स्टेप्स हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं, उसमें पाकिस्तान को जिस तरीके से वो प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे, उसमें क्या किसी जंग के इम्कानात मौजूद हैं, या इसी तरीके से जिस तरीके से हमने वेनेजुएला के अंदर देखा और बाकी जगहों पे देख रहे हैं, एक फोर्सफुल इंटरवेंशन है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, तो क्या वो इस तरीके से करने की कोशिश करेंगे? और क्या इसमें डायरेक्ट जो जंग है इसराइल के साथ या अमेरिका के साथ कि उनके जहाज आए और हमें बॉम्ब करके चले जाएं हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज या इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, इसके कितने इम्कानात मौजूद हैं? नहीं, मेरा ख्याल है यू मिसअंडरस्टूड व्हाट आई सेड। मैं एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की बात कर रहा था कि अगर इसराइल विल वांट्स ईरान टू बी न्यूट्रलाइज्ड, कि ये बिल्कुल न्यूक्लियर वेपन्स ना बना सके। सेकंड, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड टू से कि पाकिस्तान के जो इस्लामिक बॉम्ब है अभी वो हम टॉलरेट नहीं कर सकते, वी थिंक इट्स वेरी डेंजरस। ये तो पोजीशंस हैं। अब दे आर ट्राइंग टू अटैक ईरान। अगर ये कामयाब हो जाते हैं, विच इज़ वेरी डाउटफुल, ये अगर कामयाब हो जाते हैं कि ईरान में रेजीम चेंज कर लेते हैं, वहाँ एक अमेरिकन गवर्नमेंट, प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट आ जाती है, और वो फिर अमेरिकन और इजरायली एजेंडे जो है लॉन्ग टर्म के, जिसके अंदर वो नहीं चाहेंगे किसी इस्लामिक ममालिक के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो, तो देन दे कैन ट्राई एंड पुट प्रेशर ऑन पाकिस्तान। ये कि जी, अच्छा मैं इसलिए कह रहा हूँ पुट प्रेशर ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान की बारी, व्हाट डज दैट मीन? मैं आपको थोड़ी सी तारीख बताता हूँ। 90 की दिहाई में शुरू में जैसे ही अब अमेरिका छोड़ के गया पाकिस्तान को, अफ़गानिस्तान की जंग ख़त्म हुई, सोवियत यूनियन वापस चले गए, जीत हो गई मुजाहिदीन की, और मुजाहिदीन की हुकूमतें आ गई। अमेरिका ने अपने बैग्स पैक किए और वो वापस चले गए। उस वक़्त यहाँ एम्बेसडर होते थे रॉबर्ट ओकली, अमेरिका के। रॉबर्ट ओकली सितंबर 1990 में जब जा रहे थे तो एयरपोर्ट पे उन्होंने कहा कि अब हम जा रहे हैं और हम पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसकी तरफ तवज्जो देंगे, बिकॉज़ अब उन्हें पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं थी। तो उसके बाद अगले 4 साल अमेरिका की बड़ी सख्त कोशिश रही, सैंक्शंस लगा दिए, हमारे कुछ $600 मिलियन हमने दिए हुए थे F-16 ख़रीदने के लिए, वो हज़म कर लिए, कहे हम नहीं देंगे, और हमारे पे प्रेशर ये था, और वो लफ्ज़ ही उनके ये थे कि फ्रीज़, रोल बैक योर न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो ये 4 साल हमारे पे प्रेशर रहा और सैंक्शंस लगते रहे। इसीलिए बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को वाशिंगटन जाना पड़ा कि जी ये सैंक्शंस जो हैं, प्रेस्टर अमेंडमेंट और दूसरे अमेंडमेंट्स, इनको ख़त्म किया जाए और हमारे से सैंक्शंस होता। बड़ी कोशिश की, बट वी डिड नॉट। हमने नहीं टर्न बैक किया, हमने कैप, फ्रीज, रोल बैक न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं किया। व्हाट कुड दे डू? उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए, वी मैनेज्ड, धक्के लगा के वी मैनेज समहाउ दिया था। अच्छा, अब बात यह है कि वो दिन और आज का दिन, अभी बात आप कर रहे हैं कि हमें शायद IMF की ज़रूरत ही ना पड़े, मे बी 2 years गोइंग डाउन द लाइन, अगर इफ़ सम ऑफ दीज डिफेंस ऑर्डर्स मटीरियलाइज, बट दैट्स इफ़। तो पाकिस्तान इज़ नॉट वेनेजुएला कि जनाब वहाँ के कमांडोज आएंगे और हेलीकॉप्टर चलेंगे। कहाँ से आएंगे हेलीकॉप्टर्स? अमेरिका डजंट हैव अ बेस इन दिस रीजन जहाँ से वो कोई एयरक्राफ्ट कैरियर से उठेंगे तो आएंगे। और दूसरी बात यह है कि हमने तो अभी इंडिया जैसे सुपर पावर को डिफीट की है इन दी एयर। आपका ख्याल है कि यहाँ आके वो इस किस्म की चीज़ कर सकते हैं? नो वे। तो वो अब बिल्कुल इशू ही नहीं रहा कि जी क्या पाकिस्तान को धमकी दे सकते हैं या पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अटैक कर सकते हैं। दैट्स नॉट पॉसिबल नाउ। तो एंड दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमने हमेशा ये कहा है कि ये इस्लामिक बॉम्ब नहीं है। दिस इज़ नॉट एन इस्लामिक बॉम्ब, दिस इज़ फॉर द डिफेंस ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया। हमारे कोई एग्रेसिव नोशंस नहीं हैं अगेंस्ट, हमने ही किसी स्टेज पे भी विल नॉट लॉब अ बॉम्ब ऑन इजराइल, विल नॉट लॉब अ बॉम्ब ऑन अमेरिका, नो वे, दैट इज़ नॉट द इंटेंशन। दिस इज़ अ डिफेंसिव बॉम्ब।
दिस इज़ नॉट एन इस्लामिक बॉम्ब, इट इज़ एन एंटी इंडिया बॉम्ब। इसीलिए हमने अभी तक इंडिया के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है वो नहीं साइन की। इंडिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी कहती है कि साइन करें कि जी आप नो फर्स्ट, आप पहले नहीं होंगे न्यूक्लियर बॉम्ब चलाने के लिए। दुनिया ने आपस में साइन किए हुए बहुत से मुल्कों ने जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं कि वी विल नॉट बी द फर्स्ट टू स्ट्राइक यू और लॉन्च और लॉब न्यूक्लियर बॉम्ब। हम कहते हैं हम नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि वी आर इन अ डिफेंसिव पोजीशन। अगर हमारे पे अटैक आती है कन्वेंशनल फोर्सेस के साथ जो हम नहीं विथस्टैंड कर सकते, तो देन वी हैव अ राइट टू यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स टू डिफेंड आवरसेल्व्स, बिकॉज वो एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम बन जाता है। बट दैट इज़ ओनली बिकॉज द थ्रेट इज़ फ्रॉम इंडिया। वी आर नॉट थ्रेटन्ड बाय एनी अदर कंट्री, नॉर इज़ दिस बॉम्ब मेंट फॉर एनी अदर कंट्री। तो इसलिए आई डोंट थिंक वो सिचुएशन अब आएगी जो कि उस वक्त तवक्को की जा रही थी। अमेरिका एक स्पेशल मूड में था कि सिर्फ मोनोपली अमेरिका के पास ही होनी चाहिए किसी के पास, और उस वक्त आपको पता है ये जिहाद वाद ये सब चीज़ें चल रही थी पाकिस्तान में, और मुजाहिदीन और जिहादीस और एक्सपोर्ट ये सारी बातें चल रही थी। आपको याद है कि डॉक्टर AQ खान के ऊपर भी इल्ज़ाम लग रहे थे कि ये शायद आपकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ईरान को ना दे दे एंड सो ऑन। तो इसलिए वहाँ ये फिक्र था, बट दैट नेवर हैपेंड एंड वी नेवर डिड इट एंड नॉर आर वी गोइंग टू डू इट। तो मैं नहीं समझता कि दैट सिचुएशन इज़ अलाइव नाउ। बट जब मैं कहता हूँ कि द प्रेशर विल कम, प्रेशर हमेशा आएगा आपके ऊपर, बिकॉज एज लॉन्ग एज यू हैव द बॉम्ब, इजराइल विल नॉट रेस्ट। कि आप किसी न किसी स्टेज पे यू मे गिव द टेक्नोलॉजी इफ़ नॉट द बॉम्ब टू सम इस्लामिक कंट्री, स्पेशली इस्लामिक कंट्री विद मनी, बिकॉज ये इल्ज़ाम पहले भी लगा था आपके ऊपर। तो इट इज़ इन दैट सेंस दैट आई मेंट कि देन इट विल बी पाकिस्तान टर्न टू कम अंडर प्रेशर एट सम स्टेज, जब पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं रहेगी डोनाल्ड ट्रंप को। जब बात मुमकिनात की हो रही है तो अगला सवाल भी बहुत दूर का है, नॉर्वे से इज़्ज़त सुबहानी। आजकल ये चीज़ बड़ी ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पे कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी दूसरी टर्म ख़त्म होने के बाद कानून के मुताबिक दोबारा इंतखाब नहीं लड़ सकता अमेरिका के सदर के लिए। लेकिन उनका प्लान ये है कि अगले इलेक्शन में JD वेंस जो है, जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो इंतखाब लड़ेगा प्रेसिडेंट के लिए और डोनाल्ड ट्रंप वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ेगा। और उस सूरत में जब जीत जाएंगे तो बेशक JD वेंस जो है वो अमेरिका का सदर होगा, डोनाल्ड ट्रंप वाइस प्रेसिडेंट होगा और असल ताकत इसी की होगी, और ये मजीद आगे 4 साल या हो सकता है आगे 8 साल अमेरिका पे हुकूमत करे। तो इस बारे में थोड़ा सा आप अपनी राय दें कि आया ये अमेरिका के कानून के मुताबिक मुमकिन है, और दूसरा ये कि क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करेगा भी। तीसरा ये कि अगर वो ऐसा करेगा तो इसका मतलब है कि अगले 8 साल 10 साल तक डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में रह सकता है। उसके क्या असरात होंगे पूरी। आइन के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप तीसरी दफ़ा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, ये तो क्लियर होगी बात। अब क्या आइन की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो सकती है? आई डोंट थिंक सो। इतनी आसान बात नहीं है कि अमेंडमेंट की जाए। उसकी वजह यह है कि मैं समझता हूँ कि ठीक है डेमोक्रेट्स जो हैं वो इतने पॉपुलर नहीं है, मगर रिपब्लिकन्स मैं समझता हूँ आफ्टर दिस राउंड डोनाल्ड ट्रंप इज़ गोइंग टू बी अ बिग फेलियर। और रिपब्लिकन्स जो हैं इनको मेरा ख्याल है अगले 8 साल हुकूमत नहीं मिलेगी, ये JD वेंस फारग हो जाएंगे। ये जो एजेंडा लेके चल रहा है ना डोनाल्ड ट्रंप, ये इतना मैवरिक एजेंडा है एंड ये कामयाब बिल्कुल नहीं होगा। और आप देखिएगा जहाँ जहाँ ये करने की कोशिश कर रहा है, अभी तक कामयाबी कहीं भी नहीं हुई, कहीं भी कामयाबी नहीं हुई इसको। ना यूक्रेन में कामयाबी हुई है, ना इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कोई कामयाबी हुई है। अभी भी इंडिया कह रहा है हम करेंगे, और इंडिया को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वेनेजुएला के साथ नेगोशिएशन शुरू हो गई हैं कि जी आप हमें तेल सारा जो है वो हमें दें, और अपने जो ऑयल कंपनीज़ हैं उनको ये कह रहा है कि आप जाएं वहाँ और तेल निकालें वहाँ से, और वो आगे से कह रहे हैं कि जी हमें कोई सिक्योरिटी दें, हम तो नहीं जाएंगे वहाँ, और ये तो $100 बिलियन की ज़रूरत है और 10 साल लग जाएंगे हमें, वो तैयार ही नहीं है जाने के लिए। तो इस वेनेजुएला ऑपरेशन अभी तक कोई कामयाबी नहीं है, ये सब ड्रामा है। इसी तरीके के साथ इसराइल के अंदर ये गाज़ा के अंदर जो स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाने जा रहे हैं वो भी नहीं बन रही इनसे। तो ये और तो जो सऊदी अरेबिया जैसे पुराने एलाइज जो हैं वो भी दूर हो रहे हैं। सो मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ गोइंग टू बी अ फेलियर एज अ प्रेसिडेंट, और कोई चांस ही नहीं है कि रिपब्लिकन्स आगे जाके जीते। अलबत्ता डेमोक्रेट्स को अब तब्दीली कुछ करनी पड़ेगी, यंग लोग लाने पड़ेंगे, और उनको समझना पड़ेगा कि जो डेमोक्रेट्स की पुरानी पॉलिसी रही है ऑफ अग्रेसिव इंपीरियलिज्म वगैरह, वो अब नहीं, ये जो जनरेशन अब आ रही हैं दे डोंट वांट दैट। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप बूट्स ऑन ग्राउंड कहीं नहीं डाल रहा, मगर ही इज़ लूजिंग ट्रैक। ज़ोहरान ममदानी सही कह रहा कि जिस काम के लिए आपको वोट दिया गया आप उधर जाएँ। वो वोट दिया गया 2 चीज़ों के लिए कि आप जंग वंग नहीं करेंगे कहीं,
आप इस्टेब्लिशमेंट को टेक ऑन करेंगे, और तीसरी चीज़ ये कि आप जो रोज़मर्रा के जो इश्यूज़ हैं अमेरिकन अवाम के, गरीब लोगों के, उनकी तरफ आप तवज्जो देंगे, महंगाई, हेल्थ, ये एजेंडा था डोनाल्ड ट्रंप का। तो वो तो डोनाल्ड ट्रंप कर नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने तो इस्टेब्लिशमेंट को जब भी डाल रही है, कह रहा है कि जी 1.5 ट्रिलियन में 50% अपना बजट बना रहा हूँ, मिलिट्री बजट बना रहा हूँ। सो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप इज़ गोइंग टू हैव एग ऑन हिज फेस। डोनाल्ड ट्रंप कामयाब नहीं होगा तो ये तवक्को ही ना करें कि डोनाल्ड ट्रंप या JD वैंस अगला कोई प्रेसिडेंट फिर से बनेंगे। ये मेरी अपनी असेसमेंट है। आई थिंक अभी डेमोक्रेट्स सूनर और लेटर कोई नौजवान किस्म के लोग जो कि लेफ्ट ऑफ सेंटर हैं, जो कि वो बातें करते हैं जो कि दौरान ने की हैं, आई थिंक दे विल नाउ टेक द सेंटर स्टेज इन अमेरिकन पॉलिटिक्स गोइंग फॉरवर्ड। असल में प्रेसिडेंट ट्रंप की टेबल के ऊपर ट्रंप 2028 की एक कैप फ़रोख्त के लिए पेश की गई थी $50 में, जिसके बाद ये बहस छिड़ गई कि अच्छा। शायद वो 28 में भी बनने जा रहे हैं प्रेसिडेंट, लेकिन वो तब 82 साल के होंगे और इतनी बड़ी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा हो सकते हैं नहीं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो तीसरी बार प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। लेकिन ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि लूप होल मौजूद है 22nd अमेंडमेंट में कि प्रेसिडेंट को तो एड्रेस किया जा सकता है कि वो थर्ड टाइम नहीं आ सकते, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इम्कान कहीं ना कहीं मौजूद है। लेकिन सेठी साहब ने वो इम्कान दिए 10 साल के लिए खत्म फारग है डोनाल्ड ट्रंप और JD वैंस। चलें, जो ट्रंप को पसंद नहीं करते उनके लिए तो साई ऑफ रिलीफ है ये। एनीवेज, सऊदी अरेबिया से नवीद शहजाद। सेठी साहब, जो भी सियासतदान हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ ये किया, एस्टेब्लिशमेंट में हमारे साथ वो किया, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट का कोई कसूर नहीं है। ये खुद जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट के पास, आप ऐसा करें कि इसको कुर्सी से उतारें, हमें बिठाएं, उसके बदले आप जो बोलेंगे हम कर देंगे। ठीक है, बहुत सारी ये मिसालें हैं, बहुत सारे लीडरों की मिसालें आप जानते हैं। तो ये फिर सियासतदान जो है जब नाकाम होते हैं, जब इनकी हुकूमत चली जाती है, तो ये एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम तराशी करते हैं, जबकि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनके पास नहीं आती, ये खुद जाते हैं। हाँ नहीं ठीक है, मतलब ये पुरानी बात हो गई ना। अब सिचुएशन चेंज हो गई है। अब इस्टेब्लिशमेंट इन कंट्रोल और इन कमांड है। अब वो फैसला करेगी कौन उनके पास आता है और कौन किसको वो साथ लेके चलते हैं। पहले ये ऐसे ही था कि जब एक निकलता था तो फिर इस्टेब्लिशमेंट का हाथ पकड़ के दूसरा उसको निकाल देता था, आ जाते थे, फिर म्यूज़िकल चेस चलती थी विद द हेल्प ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट। मगर आई थिंक वो सिचुएशन अब चेंज हो गई है। अब ऐसी सिचुएशन नहीं है और अब इस्टेब्लिशमेंट इज़ इन फुल कंट्रोल, एंड सो आई डोंट थिंक वो जो सहारा लेके करते थे दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन नाउ। अब जब बात रावलपिंडी की हो ही रही है तो वहाँ से सवाल शामिल कर लेते हैं असलम साहब का। पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा वज़ीर ख़जाना भी आया है जिसकी वजारत के दौरान GDP ग्रोथ 5% तक गया हो? GDP ग्रोथ पाकिस्तान की तारीख में कब 5% और उससे ज़्यादा हुई है कि नहीं हुई? जी, अयूब खान के ज़माने में 60 की दिहाई में बिल्कुल 6-7% तक गई थी GDP ग्रोथ। मगर याद रहे कि अमेरिकन एड आ रही थी, बहुत सारी, ढेर सारी, और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स वगैरह के प्रॉब्लम्स नहीं थे। इसी तरीके के साथ जनरल मुशर्रफ के ज़माने में भी 4.5-5% तक गई है। मगर फिर याद रहे कि वो 2000 से लेके 2020 तक कोई $20 बिलियन अमेरिका ने पंप इन किए थे वाया वेरियस IMF प्रोग्राम्स एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मिलिट्री एंड सिविलियन एड। तो जब भी, और तो ये हुई है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुई। हाँ, जब सियासतदान रनिंग द शो तो 4.5% ये चलती रही है। और जब फौजी ओवर इन कंट्रोल, उस वक्त बहुत सी इमदाद आती थी फ्रॉम अमेरिका बिकॉज ऑफ द अलायंस, और उस वक्त फिर 5%, 5.5%, 6% तक भी ग्रोथ गई है। तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं गई। लेकिन सियासी हुकूमतों में आप क्या समझते हैं कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही GDP के एतबार से? नहीं, परफॉर्मेंस या वज़ीर देखिए, खजाना? पैसे हों तो फिर जाहिर, अगर आप खर्च करेंगे तो ग्रोथ बढ़ेगी। तो अगर पैसे आ रहे थे तो खर्च कर रहे थे तो ग्रोथ बढ़ रही थी। तो अगर पैसे ही ना हो तो खर्च की ना करेंगे तो ग्रोथ कहाँ से होगी? लेकिन बेहतरीन वज़ीर खजाना पाकिस्तान की तारीख का सियासी दौरे हुकूमत में आप नहीं, अब देखिए, दिस इज नॉट अ फेयर क्वेश्चन, बिकॉज अगर पैसे आ रहे हैं तो फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या करना है? पैसे आ रहे हैं तो काम चल रहा है। तो अगर पैसे नहीं आ रहे तो फिर काम करके दिखाओ ना। तो वो तो कोई मुझे फाइनेंस मिनिस्टर नज़र नहीं आ रहा जिसने पैसों के बगैर ग्रोथ करा दी हो बाहर से। अब तो रेमिटेंसेस भी इतनी आ रही हैं एंड स्टिल वी आर इन ट्रबल। ठीक। तो इसलिए आई थिंक ये जो IMF वो कहते हैं ना कि ये पहली दफ़ा या दूसरी दफ़ा IMF प्रोग्राम कंप्लीट होने जा रहा है। पहले तो ये भी कंप्लीट नहीं होता था बिकॉज रास्ते में हम
भाग जाते थे, खिसक हम नहीं, स्टॉप गो होता था। 3%, 5%, 4%, फिर 2%, ये स्टॉप गो, जैसे जैसे पैसे आते थे आप खर्चे करने शुरू कर देते थे, लोन्स लेने शुरू कर देते थे, फिर वो गले पड़ जाती थी, आप लोन्स रिपे नहीं कर सकते थे, तो फिर आप गिरा देते थे सारा कुछ कि नहीं 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 नहीं, ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन शुरू हो जाती थी। तो आई थिंक दिस इज़ बीन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इसको कहते हैं, उन्होंने इसका नाम रखा हुआ है स्टॉप गो, कि जी गो गो, और वो इट ऑल इज़ लिंक्ड विद फॉरेन एड एंड इज़ लिंक्ड विद इन्फ्लेशन एंड मनी सप्लाई। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं, बट मैं नहीं समझता कि इन द नियर फ्यूचर अभी अगले 2-3 साल में कोई 5% ग्रोथ तक हम बिल्कुल नहीं जा सकते हम। जब तक जेन्युइन फॉरेन इन्वेस्टमेंट और अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो विदाउट दैट हम नहीं कर सकेंगे। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर डिफेंस इंडस्ट्री आपकी चल जाती है तो डेफिनेटली दैट इज़ गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट बूम। मगर वी हैव टू वेट एंड सी कितने पैसे एक्चुअली आते हैं, कितनी जल्दी आते हैं, किस तरीके से आते हैं और वो किस तरीके से खर्च होते हैं। अगर वही पैसे आपने डिफेंस एक्सपेंडिचर्स पे कर दिए तो फिर इन्वेस्टमेंट कहाँ होगी इन ग्रोथ रिलेटेड इंडस्ट्रीज़। अच्छा सिर साहब, ऐसे में एक बड़े तज्जियाकार और एक बड़े सहाफ़ी वो डिस्कस करते दिखाई दिए, किसी मीटिंग में कोई बात हुई है कि इस सेटअप को कुछ चेंज किया जा सकता है मिडवे इस साल के, कहीं कोई ना कोई तब्दीली आ सकती है। आपने वज़ीर ख़जाना की तो बात की थी, क्या हुकूमत में कोई और भी बदल सकता है? नहीं, देखिए मैंने ये कहा था कि ये बिल्कुल मुमकिन है कि कैबिनेट के अंदर कोई तब्दीलियाँ आएँ, ये बिल्कुल मुमकिन है कि डिस्कशंस हो रही हैं कि किसी तरीके से ये IMF के प्रोग्राम जो है बस हो गया ना अब, और बहुत तंगी हो रही है और बड़ी सख्त तनकीद हो रही है, आवाम के लिए कुछ किया जाए, उसके लिए खर्चे करने पड़ेंगे, डिफिसिट्स रन करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए वो ये कह रहे हैं कि हमें को आने बताएं हम कैसे ये करेंगे, तो इसीलिए वो तनकीद हो रही है फाइनेंस मिनिस्टर साहब के ऊपर। तो अब ये है कि यस आई थिंक, देखिए ना, प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रही, एक मर के 3 साल में PIA की है, जो कि फ्रैंकली अगर यही करना था तो ये तो पहले दिन हो सकता था। इतनी लंबी चौड़ी इस पर क्या ड्रामा करने की जरूरत है। अभी डिस्कोर्स पड़ी हुई है, इतना कुछ पड़ा हुआ है प्राइवेटाइजेशन की, कुछ भी नहीं हो रहा। ये सियासतदान और ये जो जिन्होंने लोग रखे हुए हैं, दे नॉट डिलीवरिंग। डिलीवरी है कि वो हो कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे हों, वो हो नहीं रहे हैं। अच्छा, इस पर किसकी गलती है? इट इज़ नॉट द पॉलिटिशियंस। मैं आपको बताऊँ, ये इतने ब्यूरोक्रेटिक रूल्स बने हुए हैं कि सब डरते हैं कि हमने अगर उसको जल्दी की तो कोई ना कोई हमारे पे केस बन जाएगा कल को। इतने इसके अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, और ब्यूरोक्रेसी जो है किसी चीज़ के ऊपर नहीं करने देती आपको। वो कहते हैं हम क्यों करें, आप फैसला करें। मिनिस्टर कहता है जी तुसी घुग्गी मारो, वो कहता ऐसी नहीं मारनी, कल नू नैब आ जाएगी साढ़े को। और यहाँ जिस तरीके से नैब को इस्तेमाल किया गया है तो वो कॉन्फिडेंस ही नहीं किसी के अंदर, डिसीजंस आर नॉट बीइंग टेकन। आपके SIFC के हेड जो हैं वही जनरल साहब कह रहे हैं, सरफराज साहब, कि भाई फैसले तो हम कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। तो वो वेयर इज ही पॉइंटिंग? ही इज पॉइंटिंग इट टू द सिविल एंड ब्यूरोक्रेसी एंड टू द सिविलियन। और सिविलियन मिनिस्टर्स क्या करें, वो करना भी चाहें तो ब्यूरोक्रेट्स करने नहीं देते हैं, वो 100 चीज़ें निकाल के आगे रख देते हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो आई थिंक इस किस्म के स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं एंड नॉट ईजी टू सॉल्व। और ये अगर आप कोई ले भी आएँ, कोई बड़े विजर्ड्स ले आएँ, पता नहीं कहाँ से लाएंगे, विजर्ड्स ले आएँ जिनके पास कोई ऐसी जादू है जो कि आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता और बाकी इकोनॉमिस्ट को नहीं पता, तो और ये कोई बड़ी कोई तब्दीली आ जाएगी? नो, एक ही सिलसिले में तब्दीली आ सकती है बेहतरी के लिए, कि ये जो जेंट्री है, हमारी रूलिंग क्लास है, ये अपनी थोड़ी जेबें काटे और आवाम के लिए अपने पैसे, सारे पैसे खा जाते हैं ये। अगर ये अपनी जेब से वो पैसे निकाल के आवाम के लिए नहीं करेंगे तो ये कोई इस मुल्क की हेल्प नहीं कर सकता, गरीब की कोई ग्रोथ हो जो है उसके कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स भी नहीं होने। इसका मतलब ऐसी ना ही समझिए। हाँ, तो समझो ना ही।